तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेंसिल को सही तरीके से होल्ड करके आप ड्राइंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने देखा है कि आप लोग बहुत इग्नोर करते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान बेसिक्स पे ही देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे कितने तरीके से आप पेंसिल को होल्ड कर सकते हो, मतलब कितने तरीके के ग्रिप होते हैं, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा या फिर मैं आई बटन में भी डाल दूँगा। वहाँ से अगर आपको देखना है, समझना है कि कितने तरीके के ग्रिप होते हैं, आप वो जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रिप्स कौन से हैं और क्यों आपको वो ग्रिप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके पीछे का जो साइंस है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ग्रिप है वो है ट्राइपॉड, ठीक है। इस तरीके से, जिसमें 3 फिंगर्स इंक्लूड होती हैं। इस तरीके से हम होल्ड करते हैं, मतलब जो बचपन में हम राइटिंग के लिए यूज़ करते थे ना, कुछ लिखने के लिए, इस तरीके से। इसमें भी लोग इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से होल्ड करते हैं, कुछ ऐसा, तो वो इम्प्रोवाइज़ आप कर सकते हो। बट ये जो ग्रिप है, इसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। तो ये मेनली राइटिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और दूसरा होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है आर्टिस्ट के बीच में, वो होता है ओवरहेड। इस तरीके से कुछ नहीं करना, ऐसा आपने होल्ड करा ट्राइपॉड में, ये आपने किया, ये बहुत ही सिंपल से ग्रिप है, इस तरीके से, ठीक है। इस वीडियो में मैं यही दोनों ग्रिप के बारे में बात करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रिप यही दोनों है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रेंज ऑफ मोशन, प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। आप मूवमेंट कौन से पार्ट से कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो रेंज ऑफ मोशन एक्चुअली होता क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने सपोज़ कि इस तरीके से पकड़ा है पेंसिल को, ठीक। उसके बाद आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, शेड कर रहे हो सपोज़, या फिर आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो अगर आपने इस तरीके से पकड़ा है, तो आपका जो रेंज होगा, मतलब रेंज ऑफ मोशन कहने का मतलब है कि कितने दूर तक आप शेडिंग कर सकते हो। देखो, मैं इसके आगे पेंसिल को नहीं ले जा सकता, तो अगर मैं इस तरीके से होल्ड करता हूँ तो मेरा रेंज ऑफ मोशन बस इतना ही है, ठीक है। मैं बस इतने एरिया को कवर कर सकता हूँ। अगर मैं सेम ग्रिप रखूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्राइपॉड ग्रिप रखा है, बट पेंसिल को मैंने पीछे होल्ड किया हुआ, ठीक है। तो अब मेरे लिए जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो चुका है। अब मैं थोड़ा बड़े एरिया को भी कवर कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये इसका रेंज ऑफ मोशन हो गया कि इतने एरिया को मैं कवर कर सकता हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी नोटिस करने के लिए, शायद आपने किया होगा और बहुत लोग उसने नहीं भी किया होगा। देखो, जब मैं ये रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहा था, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे फिंगर्स इंक्लूड हो रहे हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ठीक है, तो ये देखो, फिंगर के साथ साथ मेरे रिस्ट भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ाता हूँ, हमारी जो मूवमेंट का पार्ट है वो चेंज होता रहता है। जब मैं फिंगर की बात करता हूँ तो रेंज ऑफ मोशन सबसे कम होता है। उसके बाद आता है रिस्ट, जिसमें रेंज ऑफ मोशन आपका हल्का सा बढ़ जाता है। देखो, फिंगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो इतनी लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ, रिस्ट मैंने इंक्लूड किया तो इतना ड्रॉ कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ एल्बो पे। एल्बो में अगर इंक्लूड करता हूँ तो ये पूरा पार्ट स्टेबल रहेगा, तो थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ शोल्डर पे और मैं मूव करता हूँ शोल्डर से, तो रेंज ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम होता है, आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राइपॉड ग्रिप से भी आप बड़े बड़े ड्राइंग आप बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से, कौन से पार्ट से मूव कर रहे हो। अब हर मूवमेंट की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे आप कोई डिटेल वर्क कर रहे हो, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैंने सेट किया हुआ था, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट सेट करना है तो मैं शोल्डर से मूव नहीं करूँगा, क्योंकि छोटे एरिया में मुझे सेट करना है, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो मूवमेंट इंक्लूड करी है वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर से करी है। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो, अब बड़े एरिया में अगर आप फिंगर से इंक्लूड करोगे ना, तो आपकी लाइंस ब्रेक होंगी,
जैसे सपोज़ यहाँ और यहाँ इतनी लंबी लाइन हमें मुझे ड्रॉ करनी है और मुझे नहीं पता कि मुझे किससे मूव करना है, मुझे बस फिंगर का पता है क्योंकि राइटिंग के लिए हम फिंगर ही यूज़ करते हैं। तो होगा क्या, आप फिंगर से इंक्लूड करोगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे और यहाँ पे लाइंस ब्रेक होंगी और ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो जब आप बड़े एरिया में जाते हो थोड़ा सा, तो अब आप रिस्ट इंक्लूड करते हो, ठीक है। और अगर आप और बड़े एरिया, जैसे बैकग्राउंड को मैं सेट कर रहा था इस तरीके से, तो देखो ये पूरा एरिया मेरा इंक्लूड हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे एल्बो से मूव कर रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप इतने बड़े एरिया में फिंगर इंक्लूड करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा, और इतने छोटे एरिया में एल्बो या शोल्डर इंक्लूड करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो कौन से एरिया से आपको मूव करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइपॉड ग्रिप से ही आप बड़े बड़े एरिया को भी बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से अब आपकी जो मूवमेंट है वो शोल्डर से हो रही है, तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो चुका है। देखो अगर आप ग्रिड मेथड पे काम कर रहे हो ना, अगर आप ग्रिड मेथड से आउटलाइन बनाते हो, वहाँ पे शेड करते हो, तो आपका जो मेन मूवमेंट का जो एरिया होगा वो रेस्ट होगा। इसका एक रीज़न है, देखो जब आप ग्रिड बनाते हो तो आपका पूरा जो ड्राइंग है, आपका फोकस पूरे ड्राइंग पे नहीं होता है, आपका जो फोकस होता है वो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हो जाता है। छोटे छोटे ग्रिड्स हम बनाते हैं, तो वो ग्रिड लाइंस को, जो ग्रिड के अंदर कुछ हमें बनाना होता है, तो बस जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो एक छोटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आती। जब आप फ्री हैंड बनाते हो, कोई स्टिल लाइफ बनाते हो या फिर ह्यूमन एनाटॉमी बनाते हो, तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आप बड़े एरिया को भी ड्रॉ कर सकते हो ट्राइपॉड ग्रिप से, बट प्रॉब्लम देखो क्या होता है कि जब आप ट्राइपॉड ग्रिप से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये जो टिप होती है इसको आप इंक्लूड कर रहे हो, मतलब इससे आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो लाइंस हैं वो जनरली हार्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं, जिसको इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो ये बहुत ही बारीक सी चीज़ है, आपको लगेगा कि इतना क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हल्के प्रेशर से ड्रॉ कर दूंगा, बट देखो है तो छोटी बात, बट ये बहुत इफेक्ट डालती है आगे। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ जाती है ओवरहेड ग्रिप की। देखो इस तरीके से हम ग्रिप करते हैं। तो किस अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरहेड ग्रिप की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो जब भी मैं पेंसिल को इस तरीके से होल्ड कर रहा हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं पेंसिल का लीड का कौन सा एरिया इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे टिप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे एक एडवांटेज हो गया कि मैं सॉफ्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे बहुत ही सॉफ्ट लाइन ड्रॉ होती है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है जब आप स्टिल लाइफ या फिर ह्यूमन एनाटॉमी या फिर फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि आपको बार बार उसको इरेज करना होता है। तो यहाँ पे बहुत काम आता है। दूसरा, इससे आप बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कॉन्फिडेंट लाइन। और तीसरा होता है कि इसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आप बड़ा एरिया कवर कर रहे हो तो ये उसको इस वाले ग्रिप से आप बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोनों ग्रिप से, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में है क्या। जैसे एक मिनट, मैं यहाँ पे मैंने नया पेज ले लिया। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ पहले ट्राइपॉड से, उसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ ओवरहेड। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो डिफरेंस बहुत ही कम है। कैमरे में तो आपको बिल्कुल नहीं डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, बट डिफरेंस है। आप जब आप ड्रॉ करोगे ना आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंस इतना कम है, इसकी वजह से ना बहुत लोग ओवरहेड ग्रिप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि काम इस वाले ग्रिप से भी हमारा हो रहा है। अगर कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मूवमेंट में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं बड़े एरिया को भी कवर कर पा रहा हूँ, बट जो इससे ड्रॉ होता है ना वो क्वालिटी आपको नहीं मिलता है। तो होता क्या यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है अब मसल मेमोरी। मसल मेमोरी होता क्या है कि हम बचपन से इस वाले ग्रिप के यूज टू हो चुके हैं, बचपन से हम यही ग्रिप यूज़ करते आ रहे हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारा जो माइंड है वो इस वाले ग्रिप के साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। जब हम नया ग्रिप स्टार्ट करते हैं, जब ओवरहेड सपोज कि आपने स्टार्ट किया,
आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ही वियर्ड सा फीलिंग आएगा, आपको लगेगा कि यार फालतू है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही फील होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें दिक्कत क्या है। बट जब आप इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे और कमांड अच्छे तरीके से कर लोगे ना, आपको डिफरेंस दोनों में बहुत ही क्लियरली दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको वियर्ड लग सकता है, बट मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि आप प्रेशर पे कैसे कंट्रोल रख सकते हो। दोनों ग्रिप में, अगर आप जो भी ग्रिप आप यूज़ कर रहे हो, आपको किस तरीके से प्रेशर पे कंट्रोल रखना है। देखो, अगर मैं बात करूँ ट्राइपॉड ग्रिप की, तो यहाँ पे देखो, अगर आप बिल्कुल सॉफ्टली होल्ड करते हो, मतलब बिल्कुल आराम से, ठीक है, यहाँ देखो बिल्कुल आराम से, मैंने कोई प्रेशर नहीं लगाया। अगर आप ज़ोर से होल्ड करते हो तो आपका जो शेडिंग है वो डार्क हो जाता है, और जितने ही आप सॉफ्टली यहाँ पे होल्ड करते हो उतना ही आप लाइट शेडिंग कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा डार्क कब होता है? जब आप बिल्कुल क्लोजली पकड़ते हो और बहुत ही प्रेशर लगाते हो अपने पेंसिल पे, तो आप डार्क शेडिंग यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जैसे आप पेंसिल को पीछे से होल्ड करोगे, आपकी जो प्रेशर है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने पेंसिल को अच्छे तरीके से ग्रिप कर रखा है, बट स्टिल ये जो डार्कनेस है वो मुझे नहीं मिलेगी इतने, अगर मैं पीछे से होल्ड करूँ, कितना भी प्रेशर मैं पेंसिल पे लगा लूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डार्क होता है वो होता है ये, सबसे ज़्यादा लाइट होता है। हम पीछे जाएंगे, पेंसिल को बिल्कुल ईजिली हम होल्ड करेंगे, बिल्कुल सॉफ्टली। अब आप शेड करके देखो, बहुत ही लाइट शेडिंग होगी। तो इस तरीके से अगर आपको लाइट एंड डार्क शेडिंग पे डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको डार्क शेडिंग करनी है, फटाफट से ये कर लिया। आपको उससे थोड़ी सी लाइट शेडिंग करनी है तो थोड़ा सा पेंसिल को पीछे होल्ड करो, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करो, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करो। और अगर आपको बिल्कुल लाइट शेडिंग चाहिए तो बिल्कुल पीछे चले जाओ, पेंसिल को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और अब जो मूवमेंट है आपका रिस्ट से होगा और यहाँ पे इस तरीके से शेडिंग होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट शेड्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइज़, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है। तो अगर मैं बात करूँ ट्राइपॉड स्टैंड की, तो हमारा माइंड पहले से ट्रेंड है इसमें, तो आप मूवमेंट का प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से। जैसे आपको अगर ट्राइपॉड पे प्रैक्टिस करनी है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है आपको, तो इस तरीके से दो दो पॉइंट आप ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको रिस्ट से मूव करना है, यहाँ पे भी रिस्ट से काम हो जाएगा, बस रिस्ट का यही काम है। उसके बाद आपको यहाँ पे एल्बो से मूव करना पड़ेगा। उसके बाद और भी दूर में आप रखोगे तो आपको यहाँ पे शोल्डर से मूव करना पड़ेगा, इस तरीके से बिल्कुल एक ही बार में। आपको ये नहीं कि इतने बड़े दूर पे आपने 2 पॉइंट रखे हैं तो आप रिस्ट से मूव कर रहे हो, ऐसे नहीं ड्रॉ करना। ओके, अब सिमिलरली इसी तरीके से आप दूसरा ग्रिप जो है, स्टार्टिंग में आपको बहुत वियर्ड लगेगा, आपको लगेगा कि ट्राइपॉड इससे अच्छा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो और कल को आपका माइंड ट्रेन हो जाता है तो आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से, हो सकता है स्टार्टिंग में आप इसको कनेक्ट ना कर पाओ, ये हो सकता है, इधर जा सकता है, पर प्रैक्टिस करते करते दोनों को आप इस तरीके से मिला सकते हो। जैसे यहाँ पे नहीं मैच हुआ, फिर से आप यहाँ पे पकड़ो, मैच हो गया, तो इस तरीके से। उसके बाद आप 4 पॉइंट को भी मिला के, और पहले आपको बिना पेंसिल को पेपर पे टच किए हुए मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि ये सर्कुलर हो रहा है कि नहीं, टच होगा कि नहीं। उसके बाद आपको इस तरीके से उसके बाद आप रैंडम लाइंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार अगर आप इस ग्रिप से यूज टू हो गए ना, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। जब आप ग्रिड मेथड के अलावा दूसरे मेथड को ट्राई करोगे, लुमिस हेड मेथड ट्राई करोगे, स्टिल लाइफ हो गया, या फिर और भी कोई भी मेथड यूज़ करोगे जहाँ पे आपको इस तरीके से बड़े एरिया में आपको ड्रॉ करना है, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। देखो, मैं जब भी खाली बैठा रहता हूँ ना, तो
इस तरीके से। मैं अभी भी प्रैक्टिस बहुत करता हूँ क्योंकि मैं अभी भी इतना ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ, अभी मैं लर्निंग फेज़ में कह सकते हो। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ, बट बहुत मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ, अभी और प्रैक्टिस मुझे करनी है। जब भी मैं फ्री बैठा रहता हूँ तो ये जेरोक्स पेपर है, ये मैं लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं परफेक्टली सर्कल ड्रॉ कर सकूँ। इस तरीके से आप डिफरेंट मोशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, जो ये छोटी सी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ रिस्ट इंक्लूड हो रहा है। अगर मुझे बड़ा लाइन चाहिए तो इस तरीके से, तो इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस ये आपके लिए ज़रूरी है, सभी के लिए। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि आपको अगर हाइट पे पहुँचना है, एक परफेक्ट ड्राइंग बनानी है आगे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट करके मुझे बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।